बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 9 के पहले अध्याय के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया कि रसायन विज्ञान से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य क्या होते हैं। इसके अलावा भी पदार्थ से संबंधित, द्रव्य से संबंधित प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिए और एक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था पदार्थ का वर्गीकरण। एक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण आज जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग सबसे पहले हेडिंग लिखें, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज यहीं से अपनी बातों की शुरुआत होगी। बातें सुनिए। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे थे? भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सब जानते हैं। एक तो कैसे होते हैं? ठोस अवस्था होते हैं, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। 2 हम लोगों को और पढ़ना, एक तो प्लाज्मा पढ़ना है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ना है। अर्थात अगर आपसे इन जनरल को पूछे पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता, आप कह सकते हैं 5 अवस्थाओं में पाया जाता। निसंकोच बातें सत्य है। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 5 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस के अलावा वो 2 कौन सी अवस्थाएं होती हैं? एक प्लाज्मा की होती है और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की होती है। जानकारी लेंगे, लेकिन आज अभी हम लोग किसके बारे में हेडिंग जो पढ़ी है वो उसके अंतर्गत लिखेंगे। तो आज जानकारी लेना है कि कितने प्रकार के होते हैं, इसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, कहाँ तक के बातें हो पाती है वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग अभी देखते हैं कितना हो पाता है। हेडिंग डाले हैं, इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। On the basis of physical state, matter are of 3 types. नंबर 1 हेडिंग लिखिए, ठोस अवस्था। नंबर 1 हेडिंग लिखिएगा, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। नंबर 1 हेडिंग है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। और जानते ही हैं ना भी बताया जाए तो, लेकिन अब बातें सुनिए कि हम लोग जानेंगे कि ठोस अवस्था कहते किसे हैं। जब पदार्थ का आकार और आयतन, जब पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और इनकी आकृति, दृढ़ होती है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, जब पदार्थ का आकार और आयतन, जब पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तथा इनकी आकृति दृढ़ होती है। इनकी आकृति दृढ़ होती है। अब बातें फिर सुनिएगा। ये जो ठोस पदार्थ होते ना, ये दबाने पर दबते नहीं। जैसे कोई ब्रेक्स हो, आप उसे दबाएं, क्या दबेगी? नहीं ना।
तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इसमें कंप्रेशन नहीं होता है, ठोस पदार्थ में कंप्रेशन नहीं होता है, संपीड़न नहीं होता है। पॉइंट बना के लिखिए, ठोस का संपीड़न, ठोस का संपीड़न नहीं होता है, ठोस का संपीड़न नहीं होता है। अब जस्ट हेडिंग लिखिए रिमार्क। देखिए आप लोग क्लास 9 में स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं हेडिंग ऐसे ही लिखना, रिमार्क, REMARK, रिमार्क कुछ और नहीं। जैसे आप लोग क्लास 8 7 में पढ़ते रहे होंगे, नोट लिखते रहे होंगे, तो नोट ना लिखा करके मैं क्या लिखाता हूँ आप लोग को, रिमार्क लिखाते हैं, क्योंकि नोट तो सारे लिखाते हैं, रिमार्क तो हम लिखाते हैं। रिमार्क मीन्स होता है ध्यान देने योग्य बातें, लिखिएगा इसके अंतर्गत। और लिखिए नहीं, सुनिए। देखिए स्पंज एक जीव होता है, स्पंज क्या होता है, एक जीव होता है। अभी ऊपर वाले लाइन हम लोगों ने क्या लिखे हैं कि ठोस का संकुचन नहीं होता। बात सुनिए, स्पंज कैसे होते हैं, ठोस होता है लेकिन इसका संकुचन होता है। सबसे पहले क्लास 9 आपके NCERT बुक में दिया गया है कि स्पंज कैसे होते हैं, ठोस होते हैं लेकिन फिर भी इनका संपीड़न होता है, कंप्रेशन होता है। क्यों होता है? स्पंज जो होता है उसके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बातें सुनिएगा, स्पंज जो ठोस होता है लेकिन फिर भी इनका संपीड़न होता है, क्योंकि स्पंज के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। स्पंज के शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वायु का समावेश होता है, और जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, इसीलिए इनका संपीड़न होता है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। स्पंज ठोस होते हैं लेकिन फिर भी इनका संपीड़न होता है। क्यों? क्योंकि स्पंज के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वायु का समावेश होता है, और जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है। जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, इसीलिए जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, संकुचन। लिखिएगा रिमार्क के अंतर्गत, स्पंज ठोस होता है, स्पंज ठोस होता है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न होता है। क्योंकि फिर भी इसका संपीड़न होता है क्योंकि स्पंज के शरीर पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा वायु का समावेश होता है, जब इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न होता है, यहाँ पर आने के बाद नंबर 1 की बातें समाप्त होती है। नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, द्रव अवस्था।
नंबर 2 की हेडिंग है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा? पदार्थ का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। जब क्या होता है? पदार्थ का आयतन निश्चित, पदार्थ का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब क्या होते हैं? आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं। इसे जिस किसी भी बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लिखिए इसके अंतर्गत, जब पदार्थ का आयतन, जब पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अर्थात इसे जिस बर्तन में रखा जाता है, अर्थात इसे जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो इसे द्रव अवस्था कहते हैं। तो इसे द्रव अवस्था कहते हैं। अब फिर बातें सुनिए। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लो होता है, बहाव होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्रव में क्या होते हैं? बहाव होता है, इसीलिए ये तरल भी होते हैं। बातें भी ध्यान दीजिए, इसलिए इसमें तरलता का गुण भी पाया जाता है। पॉइंट बना के राइट डाउन। पॉइंट बना, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इनमें बहाव होता है, क्योंकि इनमें बहाव होता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं, इसलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं। पॉइंट बना के लिखना होगा, बातें सुनिएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की गति अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर कैसे होती है? अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इसमें रिक्त स्थान भी ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इसे पॉइंट बना के लिखिए। ठोस की अपेक्षा द्रव में, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है,
विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इसमें रिक्त स्थान भी अधिक होता है ये तो किसकी बातें थी, द्रव अवस्था कहते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। 1 नंबर 3 की अब आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा, गैस अवस्था। नंबर 3 की हेडिंग लिखे, गैस अवस्था, गैस स्टेट। हेडिंग ही लिख करके छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या बातें सीखा कि पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 2 इसकी अवस्था के बारे में और जानकारी हो चुकी है, अर्थात कुल मिला के कितनी होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 में हम लोगों ने कितनी अवस्था के बारे में डिस्कशन किया? अभी 2, जिसमें नंबर 1 हम लोगों ने किसके बारे में, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके अलावा नंबर 2 हम लोग किसके बारे में जानकारी लिए, द्रव अवस्था के। और नंबर 3 की अब हेडिंग आप लोग लिख के छोड़ दीजिएगा, गैस अवस्था। आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत दिन कहते थे ना।